गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आपके अपने टीआर एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। चलो आज पढ़ते हैं संविधान के प्रमुख भाग। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और हमें देखने को मिलते हैं। हम लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, बल्कि याद भी करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए। आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको याद करा दिया जाए और इस ढंग से हम लोग पढ़ेंगे कि याद हो ही जाएगा। चलो देखते हैं क्या है संविधान के प्रमुख भाग। जो संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसमें मुख्यतः 22 भाग थे। बाद में कुछ भाग सम्मिलित किए गए और कुछ भाग निकाल दिए गए। जैसे सम्मिलित क्या क्या किया गया, जैसे देखेंगे तो इधर 4A, 9A, 9B, इस तरह के कुछ भागों को इसमें समाहित किया गया और कुछ भाग निकाल दिया गया। तो अगर देखा जाए कि जो भाग इसमें सम्मिलित किए गए थे उस हिसाब से ABC के तौर पे अगर देखा जाए तो यह 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। लेकिन मूल रूप से इसमें 22 भाग हैं और हम उस 22 भाग के बारे में अक्सर पढ़ते हैं और यहाँ से एग्जाम भी पूछे जाते हैं। और इसके अंदर 395 अनुच्छेद हैं। ABCD करके और बढ़ गए हैं, लेकिन वैसे मूलतः 395 अनुच्छेद है, जिसका हम लोग अध्ययन ऑलरेडी पिछले क्लास में कर रखे हैं। अनुच्छेद हुए, अनुसूचियाँ हुई और संवैधानिक विकास हुआ। अगर कोई दोस्त या स्टूडेंट अगर देख रहा है, अगर वो नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ मेरे पीछे वाले वीडियो जाके देख सकते हैं और अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। उसको फुल समझाने की कोशिश की गई है और याद कराने की भी कोशिश की गई है। आपको पसंद आएंगे। चलो तो इसको मैं आपको याद होने के लिए इसको मैं टेबल के अनुसार इसको बनाया हूँ कि ताकि आपको आसानी से याद हो सके। जैसे टेबल में जैसे यहाँ भाग, फिर इसके बाद प्रावधान, इसके अंदर विषय क्या है, किस भाग में क्या विषय है, और अनुच्छेदों को भी मैं लिखा हूँ। अनुच्छेद तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं, लेकिन थोड़ा एक बार रिकॉल हो जाएगा, आपको याद हो जाएंगे। उस हिसाब से इनमें अनुच्छेद भी मैं लिख दिया हूँ। चलो अभी शुरू करते हैं। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहें, श्योर है कि आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। भाग 1 में उल्लेख है संघ एवं उसके राज्य एवं केंद्र शासित राज्यों का वर्णन किया गया है, उनके निर्माण का वर्णन किया गया है। संघ कह लो या केंद्र कह लो या तो राष्ट्र कह लो, एक ही बात है। और राज्यों का और केंद्र शासित राज्यों के निर्माण किस ढंग से होगा उसका उल्लेख हमारे को भाग 1 में मिलता है। अच्छा, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है। नागरिकता अभी देखेंगे तो काफ़ी बहस चली थी, चर्चा कोरोना से पहले NRC को लेकर, नागरिकता को लेकर। तो भारत में जितने भी व्यक्ति हैं इनको नागरिकता दी जाती है और ये नागरिकता के दायरे में सभी लोग भारत में क्या करते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं। तो नागरिकता बहुत ज़रूरी है। अगर भारतवर्ष में रहना है तो वही नागरिकता की बात की जाती है कि नागरिकता। उसके बाद तीसरा मौलिक अधिकार। तीसरे भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। चौथे में किसका भाग किया गया है? चौथे भाग में किसका उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का। देखो चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों का। अच्छा, इसको हम याद करने के लिए देखो कैसे ये याद करते हैं। ये देखो पहले में किसका जिक्र किया गया है? राष्ट्र का, संघ का। तो हम संघ को पकड़ लेते हैं। राज्यों और केंद्र शासितों का भी वर्णन किया गया है, लेकिन हम याद करने के लिए संघ को पकड़ लेते हैं। अच्छा, एक संघ होगा, देश होगा। अच्छा, देश में कौन रहते हैं? नागरिक। नागरिक को क्या होता है? नागरिकता लेनी जरूरी होती है। तो क्या है, भारत में जितने भी नागरिक, इनकी नागरिकता की बात कहता है। तो एक राष्ट्र हो गया और उसमें नागरिक हो गए, यानी कि उनका नागरिकता। अच्छा, नागरिकता के बाद जब नागरिकता मिल जाती है, लोग रहने लग जाते हैं या अस्थायी रूप से भारत के जो लोग हैं वो रहते हैं, तो इनको स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने के लिए स्वतंत्रता की ज़रूरत होती है। तो वही बात करता है मूल अधिकार। तीसरे में मूल अधिकार, मौलिक अधिकार कह लो या मूल अधिकार कह लो। और चौथे में जब स्वतंत्र से जीने के लिए
मनुष्य स्वतंत्र हो गया, नागरिक स्वतंत्र हो गया, तो इनके लिए गवर्नमेंट कुछ कार्य करती है, राष्ट्र का निर्माण करती है, नीतियों का निर्माण करता है। कौन कौन करता है? केंद्र करती है और राज्य करती है, दोनों करते हैं नीतियों का निर्माण। यानी कि जो भी देखेंगे हम तो योजनाएं चलाई जाती हैं, तो एक केंद्र लेवल पर होती है और एक राज्य लेवल पर होती है। तो दोनों क्या करते हैं? नीतियों का निर्माण करते हैं कि एक अच्छा राष्ट्र बन सके। तो इनको हम एक साथ याद कर लेंगे। और 4A में क्या कहता है? अच्छा, इतना सब कुछ हो गया तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। 4A भाग में उल्लेख है मौलिक कर्तव्य, यानी हर मनुष्य का कर्तव्य बनता है, हर नागरिक का कर्तव्य बनता है राष्ट्र के प्रति। कुछ मौलिक अधिकार हैं, उसका उल्लेख किया गया है। तो कितने आसानी से देखो ये याद हो जाएगा। पहले में राष्ट्र की बात की गई है, राज्य और केंद्र शासित राज्य, तो राष्ट्र। अच्छा, दूसरे में नागरिकता की बात की गई है, तीसरे में मौलिक अधिकार की बात की गई है, और चौथे में नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है, और चौथे ए में कुछ कर्तव्य बनता है हम लोगों का, उसका उल्लेख किया गया है। तो ये आसानी से आप इनको एक साथ याद कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। 5 में किसका वर्णन किया गया है? 5 भाग में संघ की बात कही गई है, संघ का वर्णन किया गया है, यानी राष्ट्र का वर्णन किया गया है। जैसे राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, इस तरह से उसका संघ का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद राज्य का वर्णन किया गया है, राज्यपाल हुए, उनके कार्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, किसका किया गया है? राज्य का। और 5 में संघ का वर्णन किया गया है, इनका वर्णन किया गया है अच्छी तरह से 5 में और 6 में। तो 5, 6, 7, 8 इनको हम एक साथ याद करेंगे। देखो कैसे याद करते हैं। 5 में राष्ट्र की बात कही गई है, संघ की। अब राष्ट्र के नीचे क्या आता है? राज्य, राज्यों से मिलकर राष्ट्र बना है। 6 में किसकी बात कही गई है? राज्यों की। अच्छा, 7वें भाग को क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। 7वें भाग को निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया है। अच्छा, इसको कैसे याद करोगे? 7 है, यहाँ समाप्त कर दिया, स। अगर देखो तो स से याद कर सकते हो। 7 से समाप्त, 7 भाग में इसका कब समाप्त कर दिया गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 में। कितने आसानी से याद हो जाएगा। 7वें संविधान संशोधन 7वां भाग समाप्त कर दिया गया। कितना आसान है याद करना। 7वां भाग 7वें संशोधन में समाप्त कर दिया गया 1956 में। अच्छा, इसको क्यों समाप्त कर दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो तमाम राजा महाराजा थे, राजवाड़े थे, उनको सम्मिलित करने के लिए बहुत प्रयास किए, और उनको जो भी वो शर्तें रखें, बस बोले तुम एक बार मान जाओ और मिल जाओ। जब देश आज़ाद हुआ था तो वो क्या किए थे कि सबको सम्मिलित करने के लिए बहुत कोशिश की, और सबको सम्मिलित करने में कामयाब भी रहे, कुछ अपवाद छोड़ के 2-3 जगह को। अच्छा, तो वो कहते क्या थे कि ठीक है तुम सम्मिलित हो जाओ। जितने राजा महाराजा थे वो अपनी शर्तें रखते थे, तो मतलब ठीक है सम्मिलित हो जाओ, हम तुम्हारे सारे शर्तें मानेंगे। तो शर्त काफ़ी उनकी मानी गई थी, और उन सारे शर्तों को 7वें भाग में रखा गया था। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको तो बहुत शांत प्रिय समाजवादी लीडर कहा जाता है, लेकिन वह चुपके कार्य करने वाले व्यक्ति थे। वह क्या किए कि जब वो सरकार उनकी थी और वो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने क्या किया कि इनके जो प्रधान राजा महाराजाओं के 7 भाग में इनको एक जगह समाहित जहाँ किया गया था, और भी विषय थे इसमें, इन्होंने क्या किया कि 7 भाग को ही ख़त्म कर दिया। इनकी बड़ी मांगे थी, उनको इन्होंने हमेशा के लिए हटा ही दिया। उस विषय को लेकर 7वां भाग को ख़त्म कर दिया गया। कब ख़त्म कर दिया गया? 1956 में। अच्छा, नेक्स्ट संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है। कौन सा? भाग 8। यहाँ देखो संघ की बात की जा रही है और राज्य की बात की जा रही है क्षेत्र की।
यहाँ भी दोनों की बात है, संघ और राज्य। यहाँ पे क्षेत्र की भाग मतलब क्षेत्र का वर्णन किया जा रहा है भाग 8 में। अब देखो इसको हम कितने आसानी से यहाँ से लेके यहाँ तक याद कर सकते हैं। 5 में संघ की बात की जा रही है, 6 में राज्य की बात की जा रही है। राज्यों के सरकारों का वर्णन किया जाता है इसमें केंद्र के सरकारों का वर्णन किया जाता है, इसमें राज्यों के सरकारों का वर्णन किया जाता है। तो 5 में हमने देखा संघ और 6 में हमने देखा राज्य, 7वें को समाप्त कर दिया गया। 8वां संघ और राज्य के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, आसानी से याद। ठीक है, इनको हम एक साथ कर लिए। आ जाओ आगे देखते हैं भाग 9। भाग 9 में क्या उल्लेख किया गया है। अच्छा, एक चीज़ सॉरी मैं भूल गया, याद कराने के चक्कर में चीज़ें भूल जाते हैं, कोई नहीं। ये 42वां और 1976 लिखा हूँ, सोचोगे किस लिए लिख रखा हूँ। एक्चुअली में पहले मौलिक अधिकार नहीं था, मौलिक कर्तव्य। पहले मौलिक कर्तव्य नहीं था, बाद में मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया। टोटल मौलिक कर्तव्य 11 हैं। 42वें संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और 1976 में इसको शामिल किया गया था। और 1976 में 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। इसका जिक्र हमारे को बार बार मिलेगा, जब भी हम पढ़ेंगे संविधान तो इसका अक्सर मिलता है। चलो भाग 9 देखते हैं क्या है, क्या कहता है। भाग 9 में पंचायतें का वर्णन मिलता है। भाग 9 में पंचायतें का वर्णन मिलता है। 9A में नगर पालिका, नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है और 9B में सहकारी समितियां का उल्लेख मिलता है। तो इनको हम एक साथ याद कर लेते हैं। 9 में पंचायतें, 9A में नगर पालिका और 9B में सरकारी समितियां। इनको हम एक में याद कर लेते हैं। अच्छा, सरकारी समितियां हैं क्या? पारस्परिक लाभ के लिए लोग इसमें स्वेच्छा से सहयोग करते हैं। एक ग्रुप है सहकारी समितियां, यही है। तो इनको हम एक साथ याद कर लेते हैं। 9 में क्या है? पंचायतें। 9A में क्या है? नगर पालिका। और 9B में क्या है? सहकारी समितियां। ये याद हो गए होंगे, मुझे खूब अच्छी तरह लग रहा कि आपको हो गए होंगे, बहुत आसान है। 10वीं अनुसूची क्या कहती, 10वां भाग क्या कहता है? अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र को उल्लेख मिलता है। अनुसूचित जाति जनजाति का उल्लेख मिलता है किसमें? 10वीं अनुसूची में। भारत में ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति काफ़ी हैं, उनको लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं, उनके क्षेत्रों को लेकर। तो इसका वर्णन हमारे को मिलता है भाग 10 में देखने को। अच्छा, 11 में क्या मिलता है? भाग 11 में संघ राज्य संबंध। संघ राष्ट्र और राज्य, इनका संबंध देखने को मिलता है। तो इनको हम एक साथ याद कर लेते हैं। 10 में क्या है? अनुसूचित जाति जनजातियों के क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। और 11 में क्या है? संघ और राज्य के संबंध का वर्णन मिलता है। अगर आप ध्यान दोगे तो देखो 1, 8 और 11 यह तीनों तकरीबन समानांतर हैं। विषय चेंज है लेकिन याद करने के लिए बहुत आसान है। 1 में क्या जिक्र है? संघ राज्य केंद्र शासित, वही जिक्र 8 में है, संघ और राज्य के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। और 11 में संघ और राज्य के संबंध का वर्णन किया गया है। इनका 1 में निर्माण की बात करता है, 8 में क्षेत्रों का बात करता है
और 11 में संबंध का बात करता है। याद करने के लिए ये माइंड में बैठा सकते हो, आसानी से याद हो जाएगा। अब इन चारों को हम एक साथ याद कर लेते हैं। देखो कैसे याद कर लेते हैं। 15 निर्वाचन का उल्लेख किया गया है बड़े ही विस्तार से। निर्वाचन क्या है? भारत में जो निर्वाचन व्यवस्था है यह एक अस्थाई सरकार देने की काम करती है और पारदर्शिता सरकार बनाने का गठन करता है। अगर लोकतंत्र में अगर सही राष्ट्र का निर्माण की व्यवस्था का कोई जरिया बनता है तो वह है निर्वाचन व्यवस्था। निर्वाचन व्यवस्था से क्या है कि हमारे देश में जो नागरिक हैं इनको भी अधिकार मिलता है कि वह सही व्यक्ति को चुनाव में जिताएं, और सही व्यक्ति जब चुनाव जीत के जाता है तो एक सही राष्ट्र का निर्माण होता है, और जब राष्ट्र का बढ़िया निर्माण होता है तो व्यक्तियों का भी निर्माण अच्छा होता है। तो चुनाव पद्धति अगर देखा जाए तो हमारे देश में लोकतंत्र के हित के लिए बहुत ही निर्णायक साबित हुआ है, बहुत ही फायदेमंद है। तो यह कहीं ना कहीं लोकतंत्र की रक्षा भी करता है निर्वाचन पद्धति। इसके निर्वाचन के थ्रू जितने भी आम जनता है वह क्या करती है, सही सरकार चुनती है। अगर सही मायने में देखा जाए तो निर्वाचन पद्धति बहुत ही अच्छा है राष्ट्र निर्माण को लेकर। तो इसका उल्लेख 15 में मिलता है। 17 में क्या है, कहता है 17 भाग में उल्लेख है राजभाषा की। हमारी राजभाषा क्या है? 17 15 निर्वाचन 17 राजभाषा की बात करता है। राजभाषा क्या है? हमारी राजभाषा हिंदी है और इसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। तो 17 उल्लेख मिलता है हमारे को राजभाषा को लेकर। 18 भाग में देखो किसका उल्लेख है? आपात उपबंध का उल्लेख है। आपात उपबंध, आपात उपबंध से तात्पर्य है जो हमारे देश में 3 तरह से आपात काल लगाए जाते हैं। इसके 3 स्वरूप देखने को मिलते हैं। कौन कौन देखने को मिलते हैं? एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रीय आपातकाल जो युद्ध, अगर बाहरी युद्ध हो गया या आंतरिक अशांति हो गई किसी कारण, उसमें लगाया जाता है आंतरिक आपातकाल। अनुच्छेद 352 ये लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। 352 में आंतरिक अशांति हो जाए या तो बाहरी युद्ध हो जाए, उससे होते दूसरे देश से युद्ध हो जाए। एक आपातकाल है जो राष्ट्रपति महोदय राज्यों को लगाते हैं, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसका उल्लेख मिलता है हमारे को 358 में। और एक आपातकाल से तात्पर्य है वित्तीय आपातकाल, जिसका उल्लेख मिलता है 360 में। इन तीनों का उल्लेख किस स्थिति में, किस परिस्थिति में देश के अंदर लगाया जाएगा, इनका उल्लेख इसमें मिलता है भाग में। 20 देखते हैं। 20 है भाग संविधान संशोधन। 20 भाग में संविधान संशोधन का पूरा वर्णन है। अच्छा, संविधान संशोधन भी 3 प्रकार का रूप इसका देखने को हमें मिलता है संविधान के अंदर। एक साधारण संशोधन, दूसरा विशेष संशोधन, और एक होता है विशेष संशोधन प्लस राज्यों से स्वीकृति ली जाती है। 3 तरह से संविधान में संशोधन किए जाते हैं, साधारण संशोधन, और दूसरा विशेष संशोधन होता है, और एक तीसरा संशोधन होता है जो विशेष संशोधन होता है लेकिन उसके अलावा राज्यों से भी अनुमति ली जाती है। यह 20 भाग में देखने को मिलता था। अब ये देखो कितना आसान है इसको याद करना। 15वां निर्वाचन कहता है, 17वां राजभाषा कहता है, 18वां देखो कितना आसान है याद करना इसको। 15वां निर्वाचन कहता है, 17वां राजभाषा कहता है,
और 18वां आपात उपबंध कहता है और 20वां संविधान संशोधन कहता है। तो कितना आसानी से इसको आप याद कर सकते हो और आसानी से यह याद हो भी गए होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। एक बार फिर इसको रिकॉल कर लो, आसानी से याद हो जाएगा। देखो, अनुच्छेद में इसके सामने इसलिए लिख दिया हूँ कि आप देखोगे तो आपको एक बार फिर याद हो जाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ रखे हो, मैं पढ़ा रखा हूँ, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि किस भाग में किस अनुच्छेद का जिक्र किया गया है आसानी से। चलो इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, यानी आसानी से याद हो जाएंगे या तो हो जाएंगे। चलो देखते हैं। फर्स्ट भाग राष्ट्र, राज्य और केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख मिलता है। सेकंड में क्या है, दूसरे भाग में नागरिकता। तीसरे में क्या है, मौलिक अधिकार। चौथे में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। चौथे ए में क्या है, मौलिक कर्तव्य। 5 में फिर संघ की बात कही गई है, वर्णन मिलता है। और 6 में राज्य का वर्णन मिलता है। 7 को समाप्त कर दिया गया, 7वें संविधान संशोधन। 8वें में संघ और केंद्र के क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। 9 पंचायतें का वर्णन मिलता है। 9A में नगर पालिका का वर्णन मिलता है। 9B में सहकारी समितियों का वर्णन मिलता है। आ जाओ 10 भाग में। अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र का वर्णन मिलता है। अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का वर्णन मिलता है किसमें, 10 में। 11 में संघ और केंद्र के संबंध का उल्लेख मिलता है। आ जाओ 15 भाग में क्या है, निर्वाचन का बात करता है, उल्लेख मिलता है। और 17 में राजभाषा। 18 में आपका बात करता है आपात उपबंध। और 20 किसका उल्लेख मिलता है, संविधान संशोधन का। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से देख लिए। मैं कोशिश किया आपको याद हो जाए, मुझे लग रहा है आप याद हो भी गए होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है दोस्तों, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें, कोई चीज़ है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, इससे आगे पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। चलो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।